गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको मकान संपत्ति से आय जो शीर्षक है उसमें कौन कौन से मकान की आय पर कर लगता है, इसके संबंध में क्या क्या कुछ नियम है, तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। कुछ मकान संपत्ति की आय जो होती है वो कर मुक्त होती है, मतलब मकान संपत्ति शीर्षक में उस आय पर कर नहीं लगता है। तो कौन कौन सी आय कर मुक्त होती है? पहला, कृषि भूमि से लगा मकान, जिसको आप फार्म हाउस कहते हो। अब आपने कोई मकान बना रखा है, आपकी कृषि भूमि है, कृषि कर रहे हो वहां पे, और वहां आपने फार्म हाउस मतलब मकान बना रखा है। तो चूंकि भारत में आपको पता है कि कृषि आय कर मुक्त होती है, तो कृषि भूमि पर यदि आपने कृषि भूमि या उससे लगी हुई भूमि पर यदि आपने फार्म हाउस बना रखा है तो फार्म हाउस की आय भी कर मुक्ति मानी जाएगी। फार्म हाउस हालांकि आपने अपने लिए बना रखा है तो उसको कर मुक्त माना जाता है, ठीक है ना। तो फार्म हाउस को कर मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा, धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थाएं को मकान संपत्ति से आय। अब मान लो कोई धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था है, उसके पास तो लोगों का चैरिटी का पैसा आया हुआ है सारा, उन पैसों से मान लो उन्होंने कोई मकान खरीद लिया, उस मकान को किराए पे दे दिया, अब उन मकानों से किराया आना चालू हो गया, तो ये किराया धार्मिक और पुण्यार्थ संस्था की इनकम है, लेकिन ये कर मुक्त मानी गई है क्योंकि ये धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था है, लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, तो उनको किराए से जो भी आय होगी वो कर मुक्त मानी जाएगी। इसी तरह से जैसे स्कूल होता है कोई, अब सरकार ने स्कूल को चलाने की अनुमति दे दी तो वो बिल्डिंग जो है उसका भी कर मुक्ति माना जाएगा, किराए पर देना नहीं। स्कूल है या जैसे हॉस्पिटल है, अस्पताल है ना, आप चला रहे हो, कोई स्कूल या अस्पताल चला रहे हो, तो उसकी किराए की इनकम आपकी मानी नहीं जाएगी। अब आप कहोगे किराए पे दी नहीं है तो इनकम क्यों मानेंगे? ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था किराए पे नहीं देते हैं तो भी इनकम मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया आपके पास 4 मकान है तो एक मकान की छूट मिलेगी आपको खुद के रहने की, बाकी मकान पे तो किराया मान लिया जाएगा, भले आप किराए पे नहीं दे रहे हो, है ना। तो स्कूल और अस्पताल यदि आप चलाते हो अपने बिल्डिंग में तो उसको मकान संपत्ति की कैटेगरी से मुक्त कर दिया गया है। तीसरा, यदि मकान संपत्ति का प्रयोग व्यापार या पैसे के लिए हुआ, तो मान लो आपके पास कोई मकान संपत्ति है, उसका उपयोग आप व्यापार और पैसे के लिए कर रहे हो, तो जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि व्यापार और पैसे में मकान यूज करने पर मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाती है, तो इसको भी एक तरह से कर मुक्त घोषित कर दिया। और चौथा, स्वयं के रहने का एक मकान, खुद के रहने के लिए आपका एक मकान कर मुक्त होता है। ये बात तो कई बार बता चुका हूं मैं आपको, स्वयं के रहने का एक मकान क्या होगा? कर मुक्त होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक तो कर मुक्त के ध्यान रखने आपको। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण। मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण, एनुअल वैल्यू का निर्धारण करना पड़ता है। यदि मकान संपत्ति से आय शीर्षक हम पढ़ रहे हैं तो अपने को मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित करना पड़ता है। लेकिन वार्षिक मूल्य निर्धारित करने से पहले हमने देखो मकान संपत्ति को 4 कैटेगरी में बांटा है।
चार कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति। यदि आपने अपने मकान संपत्ति को किराए पर उठा दिया है, किराए पर दे दिया है, तो पहली कैटेगरी तो ये होगी। दूसरी, व्यापार का स्टॉक। यदि आप मकान संपत्ति का व्यापार करते हो, मकान खरीदने और बेचने का, ठीक है ना, तो मकान खरीदने और बेचने का व्यापार कर रहे हो तो वो आपके व्यापार का स्टॉक मान लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस चीज का व्यापार हम करते हैं वो यदि हमारे पास में पड़ा है साल के एंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार का स्टॉक ही कहते हैं ना। तो इसको भी व्यापार का स्टॉक मान लिया जाएगा। उसके बाद में तीसरा, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग आने वाली मकान संपत्ति। आपके पास में ऐसी कोई संपत्ति है, मकान संपत्ति, जो आप खुद के निवास के लिए प्रयोग रहते हो, तो वो स्वयं के निवास की मान ली जाएगी। और चौथी, कुछ माह किराए पर और कुछ माह स्वयं के रहने। मतलब कोई मकान संपत्ति आपके पास में है जिसमें कुछ महीने तो आप खुद रहे हो और कुछ महीने आपको उसको किराए पे दिया है, तो कुल मिला के ये चार कैटेगरी बनाई है हमने मकान संपत्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए। किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति, व्यापार का स्टॉक, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आने वाली मकान संपत्ति, और कुछ समय किराए पर और कुछ समय स्वयं के रहने वाली मकान संपत्ति। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति। ऐसे कोई मकान संपत्ति है जो हमने किराए पर दे दी है ना, तो उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करना। अब किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति को भी दो भागों में बांटेंगे। दो भाग क्या होंगे? एक तो ऐसी मकान संपत्ति जो हमने पूरे वर्ष किराए पर दी है, ऐसी मकान संपत्ति जो हमने पूरे वर्ष किराए पर दी है। और एक ऐसी संपत्ति जो पूरे वर्ष किराए पर नहीं दी है, कुछ समय खाली भी रही है। दो कैटेगरी बनाई है हमने। यदि हमने मकान संपत्ति को किराए पर उठाया है तो उसकी दो कैटेगरी बना दी हमने। एक तो ऐसी मकान संपत्ति जो पूरे वर्ष किराए पर दी है, और एक ऐसी संपत्ति जो कुछ समय के लिए खाली रही। तो पहले इसकी बात करते हैं। यदि हमने मकान संपत्ति को पूरे वर्ष किराए पर दिया है, तो पूरे वर्ष यदि किराए पे दिया हुआ है तो देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप में सारी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते हैं सबसे पहले। तो इसमें सकल वार्षिक मूल्य में क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस मकान का अपेक्षित किराया ज्ञात करते हैं। अपेक्षित मतलब कितना, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, अपेक्षित किराया कितना है। अब बात यह आएगी कि अपेक्षित किराया कैसे ज्ञात हो। तो देखो अपेक्षित किराया कैसे ज्ञात करेंगे। अपेक्षित किराया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मकान का नगर पालिका मूल्य या उचित मूल्य, नगर पालिका या मूल्य या उचित मूल्य, दोनों में से जो भी
अधिक हो। अब आप कहोगे नगर पालिका मूल्य क्या होता है? देखो, मकान संपत्ति पर नगर पालिका द्वारा कर लगाया जाता है, तो उस करों के आधार पर नगर पालिका मूल्य निकाला जाता है। तो आपको एक तो मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य देखना है। उचित मूल्य क्या होता है? उचित मूल्य ये होता है कि मान लो आपके पास जो मकान संपत्ति है, सेम वैसी की वैसी संपत्ति आपके इलाके में और भी बनी हुई है ना। उन संपत्तियों को किराए पे उठाने से कितना किराया मिल सकता है, तो उतना ही किराया आपके मकान संपत्ति का होना चाहिए। भाई, आप तो ऐसा कर सकते हो कि टैक्स बचाने के लिए आप किराया तो ज्यादा ले रहे हो लेकिन 100 कम कर रहे हो, है ना, तो कर की चोरी कर रहे हो। तो इसमें एक क्लॉज डाल दिया कि आप उससे कम किराया ले रहे हो तो आपको ही नुकसान है। किराया आपका टैक्स तो पूरी अमाउंट पे लगेगा। मतलब आज मान लो मैंने यहाँ पे मकान किराए पे ले रखा है, 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा का ऐसा मकान पास में ही है ना, एक व्यक्ति 8,000 किराए में दे रहा है, तो उस मकान संपत्ति का उचित मूल्य 8,000 रुपये महीने किराया का माना जाएगा। भले मैं 5,000 ही दे रहा हूँ तो मेरे मकान मालिक को नुकसान होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उसके मकान का उचित किराया 8,000 रुपये महीना ही मानेगा, भले वो मेरे से 5,000 ही ले। तो आपको अपेक्षित किराया ज्ञात करने के लिए पहला पॉइंट है नगर पालिका मूल्य मकान का या उचित मूल्य, दोनों में से जो अधिक हो वो लेना है। दूसरा पॉइंट, मानक किराया देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट। अब ये मानक किराया क्या है? सरकार ने एक किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया हुआ है। उस किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत हर एक प्रॉपर्टी का किराया तय होता है, मतलब वो जहां जहां भी लगता है अधिनियम। अब मान लो मेरे एरिया में किराया नियंत्रण अधिनियम लग रहा है और किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मालिक मेरे से 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन मान लो वो 8,000 रुपये किराया ले रहा है, तो 8,000 रुपये किराया ले रहा है तो उससे मतलब नहीं है। किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत स्टैंडर्ड रेट कितना है आपको तो ये देखना है ना। तो मकान मालिक जो, अब उसका उचित मूल्य मकान का मान लो कितना भी हो, उससे मतलब। तो इसमें आपको 2 पॉइंट, अपेक्षित किराया ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट देखने हैं। कौन से 2 पॉइंट? पहला, उस मकान का नगर पालिका मूल्य या उचित मूल्य, दोनों में से जो अधिक हो। दूसरा, उस मकान का मानक किराया। ये दोनों पॉइंट में जो राशि आएगी, इसमें कुछ आएगी इसमें कुछ आएगी, तो दोनों में से जो राशि कम हो, दोनों में से जो राशि कम हो वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य नहीं होगा, सॉरी, दोनों में से जो राशि कम होगी वो अपना अपेक्षित किराया होगा। समझ गए बात को? अपेक्षित किराया कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम कि नगर पालिका मूल्य या उचित मूल्य मकान का, दोनों में से जो अधिक हो, पहले तो ये ज्ञात करेंगे, फिर मकान का मानक किराया, यदि किराया नियंत्रण अधिनियम लगता है तो मानक किराया देखेंगे, और दोनों में से जो राशि कम होगी, ठीक है ना, वो राशि क्या है कि अपेक्षित किराया मान ली जाएगी। उसके बाद में बी पॉइंट में लेते हैं प्राप्त अथवा प्राप्य किराया। प्राप्य का मतलब अभी मान लो प्राप्त नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा प्राप्य, आपको वो कोई दिक्कत है नहीं। तो जितना किराया आप उस मकान संपत्ति से वास्तव में प्राप्त कर रहे हो या प्राप्य है, तो वो फिर किराया लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना वास्तव में प्राप्त कर रहा है करदाता उस मकान संपत्ति से, या वास्तव में प्राप्य किराया है ना, तो वो किराया कैलकुलेट करेंगे। अब 2 पॉइंट कैलकुलेट किए हमने, ए में अपेक्षित किराया किया है, बी में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया किया है। तो ए व बी दोनों में से जो राशि अधिक हो वह सकल वार्षिक मूल्य
मानी जाएगी। समझ गए बात को? क्या बताया मैंने आपको? पहले अपेक्षित किराया ज्ञात करेंगे, फिर प्राप्य अथवा प्राप्त किराया ज्ञात करेंगे। उन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वह सकल मासिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है। और बाकी पूरे वर्ष किराए पर नहीं उठाई है तो उसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।